हाँ, तो अपन पढ़ेंगे ऊष्मा। ऊष्मा यानी हीट। ऊष्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो ऊष्मा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पदार्थ के अणुओं में जो गति होती है, उस गति के कारण, मूवमेंट के कारण क्या पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है, जिसे हम हीट कहते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे मैंने हाथों को रगड़ा और रगड़ने से मेरे हाथ में क्या पैदा हो गई, ऊष्मा, जिसे मैं महसूस कर पा रहा हूं। ये रगड़न से मतलब, ये रगड़ना क्या है, मेरे हाथों के बीच में क्या हुई थी, एक गति हुई थी। क्या हुई थी, गति। इस गति के कारण ही क्या पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है। जैसे मैं कहूं कि मेरे शरीर में नसों में क्या बह रहा है, खून बह रहा है, रक्त बह रहा है। अब ये रक्त जब बह रहा है तो लगातार क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इसलिए मेरे शरीर का एक तापमान है, मेरे शरीर में क्या पैदा हो रही है, ऊष्मा पैदा हो रही है। जब मैं मर जाऊंगा, जब आदमी मर जाता तो शरीर कैसा पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, उसके शरीर में रक्त घूमना बंद कर देता है, गति होना बंद हो जाती है। यानी गति के कारण ही क्या पैदा होती है, ऊष्मा। ठीक है। यानी कि ऊष्मा की उत्पत्ति काय की वजह से हो रही है, गति की वजह से। पदार्थ के अणुओं के बीच में, पदार्थ के जो अणु होते हैं ना, अणुओं के मध्य जो गति होती है, पदार्थ के अणुओं के मध्य जो गति होती है, उसके कारण क्या पैदा होती है, ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। लेकिन अब बात यह है कि ऊष्मा पैदा हो गई, लेकिन अब वो, मैंने हाथ को रगड़ा, ऊष्मा पैदा हो गई, पर ये ऊष्मा है कितनी, कम गर्म है, ज्यादा गर्म है, कितने गर्म है। ठीक है, हाथों को रगड़ा, ऊष्मा पैदा हो गई, पर ये कितने गर्म है, इसको हम नापते हैं। इस ऊष्मा की मात्रा को नापना ही क्या कहलाता है, ताप। क्या कहलाता है, ऊष्मा की मात्रा, जो मात्रा है उसे नापना ही क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। टेम्परेचर, तापमान, बस तापमान कोई अलग से चीज नहीं है। तापमान ऊष्मा की मात्रा, कितना गर्म है, कितने सेल्सियस है। अब वो आप काय में नाप रहे हो, ये आपकी मर्जी है। इसके नापने के अलग अलग पैमाने हैं। कोई सेल्सियस में नापता है, कोई केल्विन में नापता है, कोई फ़ारेनहाइट में नापता है, तो कोई काय में नापता है, रोमर में नापता है। ये जैसे आपने सुना होगा कि हमारे शरीर आज इतने डिग्री सेल्सियस तापमान है। आपने यही पढ़ा होगा कि ऐसा मेरा तापमान, मनुष्य का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या किसी केमिकल का तापमान इतने केल्विन है। तो केल्विन, सेल्सियस, रोमर, ये सब क्या है, ये सब ताप मापने के पैमाने हैं। अब अलग अलग लोग अलग अलग का उपयोग करते हैं। आप किसी का उपयोग कर ले, आपसे कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जैसे कि हम सामान्य व्यक्ति हैं, हम ज्यादातर का उपयोग करते हैं, सेल्सियस का। दैनिक जीवन में वायुमंडल का ताप नापने में, कोई सामान्य वस्तु का ताप नापने में क्या का प्रयोग करते हैं हम, सेल्सियस। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो काय का उपयोग करते हैं, केल्विन का। क्योंकि केल्विन वास्तव में एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक तुम जानते ही हो, ताप का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। सभी वैज्ञानिक कायम नापते हैं, केल्विन में नापते हैं। और फ़ारेनहाइट कौन नापते हैं, डॉक्टर नापते हैं। कौन नापते हैं, डॉक्टर कायम नापते हैं फ़ारेनहाइट में। और रोमर का उपयोग कोई करता नहीं है। रोमर सामान्यता नहीं चलता, बना भले दिया, इसका कोई सामान्यता उपयोग नहीं करता। ये एसआई मात्रक केल्विन है। सेल्सियस सामान्य व्यवहारिक या व्यापारिक, बनिया लोग, दुकानदार लोग, व्यवसायी लोग व्यवहार में सेल्सियस, वैज्ञानिक केल्विन में, और डॉक्टर फ़ारेनहाइट में ये नापते हैं। बात समझ में आई आपको। तो अभी हम इन पैमानों को पढ़ने वाले हैं आगे। अब जब हम ऊष्मा देंगे किसी भी पदार्थ को, ऊष्मा क्या है, पदार्थ के अणुओं के मध्य गति से ऊष्मा की उत्पत्ति हो जाती है। और ये ताप क्या है, ऊष्मा का मापक है। क्या है, ऊष्मा का माप है। ये कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, ऊष्मा को इससे क्या करा जा रहा है, मापा जा रहा है, नापा जा रहा है। ठीक है, व्यक्त किया जा रहा है। ओके। जैसे मैंने कहा कि जब ऊष्मा बढ़ेगी, किसी भी चीज को ऊष्मा देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, ऊष्मा देने से उसके निर्माण जिन अणुओं से हुआ है, तो उनमें क्या पैदा हो जाएगी, गति पैदा हो जाएगी। और गति पैदा हो जाएगी तो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होगा। बात समझ रहे हो।
मैं किसी भी चीज को गर्म करूंगा, आपने दूध को गर्म किया है, दूध गर्म करने पे क्या होता है, उफन जाता है, उबाल आता है। क्या कह रहा था जी, कपड़ी। भाई देखिए, ऊष्मा देने से, बात में कर पालतू, ऊष्मा देने से पदार्थ के आकार में, आयतन में, लंबाई में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार। क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार क्या है, किसी भी पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो वो फैलता है, वह उसकी लंबाई चौड़ाई आयतन में वृद्धि होती है, उसे कहते हैं हम क्या, ऊष्मीय प्रसार। ठीक, अब देखिए, ये ऊष्मीय प्रसार जो होता है 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, हो सकता है वस्तु लंबी हो, छड़ को तुम गर्म कर रहे हो, किसी लंबी वस्तु गर्म कर रहे हो, तो उसमें ज्यादा चौड़ाई में फैलने की गुंजाइश नहीं होती है, वह लंबाई में ही फैलती है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, रेखीय प्रसार। क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार मतलब क्या हो रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम, आप लोगों ने देखा होगा, रेल की पटरियां देखी हैं आपने, रेल की पटरी होती है इस तरीके से, एक ये पटरी होती है, जो 2 पटरियों में बीच में क्या होता है, जॉइंट होता है, यहाँ पर जुड़ेंगी, इकट्ठी एक सी पटरी तो होती नहीं है, जैसे मान लीजिए ये पटरियां हैं, तो बीच में क्या है, जॉइंट है। अब ये जॉइंट होता है ना, तो इसको जोड़ने के लिए अपन क्या काम करते हैं, इसको जोड़ने के लिए अपन यहाँ से लगा देते हैं, बाहर से एक प्लेट लगा देते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, लेकिन इनके बीच में हमने खाली गैप रखा है। देखो ये खाली गैप रखा है, रखा गैप। ये गैप क्यों रखा जाता है, क्योंकि गर्मियां जब होंगी, गर्मियां जब आएंगी तो इनमें ऊष्मा आएगी पटरियों में, और ऊष्मा आएगी तो इनकी लंबाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर ये गैप नहीं रखा रहेगा तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे, पटरियां कैसे हो जाएंगी, टेढ़ी आड़ी हो जाएंगी, और ट्रेन अगर जोर से आई तो ट्रेन में बैलेंस गड़बड़ा जाएगा और ट्रेन लुढ़क जाएगी। इसीलिए क्या काम करते हैं, इनके बीच में हम क्या रखते हैं, गैप रखते हैं। जब अगर गर्मी ज्यादा हो तो इनकी लंबाई बढ़े तो ये गैप में पूरी हो जाए। बात समझ में आ रही है। तो उसमें प्रसार 3 प्रकार का होता है। पहला है रेखीय प्रसार, जिसमें लंबाई बढ़ती है। लंबाई कब बढ़ती है, छड़ के आकार में हो कोई वस्तु, लंबे आकार में हो, कोई डंडे के आकार में हो, ऐसी कोई वस्तु जिसकी लंबाई अधिक हो और चौड़ाई कम हो, उसकी क्या बढ़ेगी, लंबाई। दूसरा जो इसका प्रसार है वो है क्या, दूसरा इसका जो प्रसार है, इसमें लंबाई के साथ साथ क्या और बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी। इसमें के लिए क्या बढ़ रही थी, लंबाई, हमने कहा साहब लंबाई बढ़ी, साथ में क्या और बढ़ी, चौड़ाई बढ़ी, तो उसे हम बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार। क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय प्रसार। अब आप जानते हैं क्षेत्रीय प्रसार क्यों कह रहा हूं, कि लंबाई गुणा चौड़ाई, बताओ क्या होता है, क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता, भाई लंबाई में भी बढ़ रहा है और चौड़ाई में भी बढ़ रहा है। जैसे अपना घर का तवा है, अब तवा है, तवा को तुम गर्म करोगे तो चारों तरफ फैलेगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी। हालांकि हमको दिखता है कि बहुत कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी कभी तवे के बीच में आपने छोटा सा छेद देखा होगा, रहता है तवे के बीच में छोटा सा छेद रहता है, क्यों रहता है कि भाई बड़े तो गैप से भर जाता है, हल्का फुल्का होता है, बहुत कोई बड़ा प्रसार नहीं होता है कि आपको दिखाई दे कि साहब तवा इतने तो हमने धरो गैस पे इतना बड़ा तवा होगा, थोड़ा बहुत होता है। तो मतलब जिसकी लंबाई भी बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, उसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय प्रसार। देखो फिर से सुन लीजिए, ऊष्मा देने पर किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है, उसे बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार का होता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और होता है आयतन प्रसार। क्या होता है, तीसरे नंबर पर क्या होता है, आयतन प्रसार। आयतन मतलब क्या है भैया, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई भी बढ़ेगी साथ में चौड़ाई भी बढ़ेगी साथ में ऊंचाई भी बढ़ेगी। अब ऐसी कोई चीज जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, मान लीजिए कोई लोहे की गेंद है, कोई लोहे की गेंद है, कोई ठोस वस्तु है जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तीनों चीजें हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या होता है, आयतन होता है। आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। तो उसमें लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी और ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम क्या, आयतन प्रसार। सही में आई मेरी बात। तो ये ऊष्मा देने से किसी भी चीज में होने वाले क्या है, परिवर्तन। आई बात समझ में। आगे हम इनको पढ़ने वाले हैं।
तो पहले हम बात करेंगे आज काय की, पहले हम बात करेंगे तापमान को मापने के मापक, यानी कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। क्या बात करेंगे, थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है, जिससे तापमान को मापा जाता है। इसे हम कह सकते हैं हिंदी में तापमापी। क्या कह सकते हैं, तापमापी। तापमापी क्या होता है, तापमान को मापने वाली। हमने कहा साहब ये कितनी होती हैं, 7 तापमापी। जैसे मैंने कहा सेल्सियस, सेल्सियस के बाद में मैंने कहा कि साहब केल्विन, केल्विन के बाद मैंने कहा फ़ारेनहाइट, और लास्ट में क्या, रोमर। ये हैं, ये क्या है, तापमापी। क्या है, तापमापी। ठीक, तापमापी। देखो ये तापमापी है, ये क्या है, तापमापी। यहां पर लिखते हैं हम क्या, हिमांक बिंदु। क्या लिखते हैं, हिमांक बिंदु। यहां पर लिखता हूं मैं क्या, क्वथनांक। क्या लिखता हूं, क्वथनांक। हिमांक क्वथनांक क्या होता है आप लोग जानते हैं, हिमांक से मतलब होता है जिस पर जम जाए पानी, बर्फ बन जाए। वो क्वथनांक मतलब जिस पे क्या बन जाए, हिमांक पे बर्फ बन जाए, और क्वथनांक में क्या बन जाए, गैस बन जाए या वाष्प बन जाए। आपको ये पहले ये याद करना है। जैसे मैंने कहा कि साहब सेल्सियस की बात करता हूं, सेल्सियस में जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। ये इसका हिमांक हो गया। और इसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, क्लियर ना। ऐसे ही बताओ केल्विन में क्या होता है, 273 डिग्री पर क्या होता है, बर्फ बन जाता है। 273 केल्विन पर क्या बन जाता है, केल्विन में डिग्री नहीं लगती, 273 केल्विन पे क्या बन जाता है, बर्फ। और 373 पर क्या बन जाता है, 373 पर गैस बन जाता है। ठीक है। जैसे ही मैं कहूं फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में कितना, 32 डिग्री पर क्या बन जाता है, 32 फ़ारेनहाइट पे बर्फ बन जाता है। और 212 डिग्री पर क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। ठीक है। ऐसे ही रोमर में 0 डिग्री पर क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। और 80 डिग्री पर क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। बात सही में आपको, ये मैंने क्या लिखे हैं, हिमांक, ये मैंने क्या लिखे हैं, क्वथनांक। बात समझ में आ रही मेरी आपको। हिमांक और क्वथनांक मतलब हिमांक माने वह नंबर जिस पर पानी बर्फ बन जाए, और क्वथनांक यानी वह नंबर जिस पर पानी गैस बन जाए। सेल्सियस में जब मैं नापता हूं तो 0 पर हिमांक और 100 पर क्वथनांक। केल्विन में नापता हूं 273 केल्विन पर बर्फ और 373 पर भाप, गैस। फ़ारेनहाइट में नापता हूं तो 32 फ़ारेनहाइट पर बर्फ रहता है और 212 पर गैस बन जाता है, भाप बन जाता है। ऐसे रोमर में 0 पर रहता है बर्फ और 80 पे क्या बन जाता है, पैमाने हैं। पैमाने मतलब तापमान को नापने के यंत्र, यानी इन्हें बोलते हैं हम हिंदी में तापमापी, थर्मामीटर। क्लियर। अब आप इनमें अंतर देख लीजिए, जिसमें कितने का अंतर बताओ, 100 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, 100 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, 180 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, 80 का अंतर है। दिख रहा ना आपको, 0 से 100 में कितने का अंतर, 100 का अंतर। 273 में 373 में कितने का अंतर, 100 का अंतर है। 212 में और 32 में घटा दो, 212 से 32 घटाओ, कितने का अंतर आ रहा है, 180 का अंतर आ रहा है। 80 में और 0 में कितने का अंतर है, 80 का अंतर है। ये इनके पीछे क्या हो गया, अंतर हो गया। इससे क्या बन जाएगा, एक सूत्र बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे हम इन तापमापियों के बीच में क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। यानी कि हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, केल्विन को सेल्सियस में आदि में बदल सकते हैं। ये बहुत सरल प्रकार के प्रश्न होते हैं जो आपको थोड़े बहुत तापमान को बदलने के लिए भी आ सकते हैं। ये आप तभी कर पाओगे जब भी इनके बीच का आपको अंतर संबंध पता होगा। देखिए हम पहले इनको पढ़ लेते हैं। ऊष्मा क्या है, तो ऊष्मा एक ऊर्जा है। ऊष्मा एक ऊर्जा है जिससे हम वस्तु की गर्माहट को अनुभूति करते हैं। वस्तु की क्या महसूस होती है, गर्माहट। कितनी वस्तु है,
किसी वस्तु को ऊष्मा प्रदान करने से वह गर्म होती है, यानी उसके अणुओं के बीच क्या होने लगती है, गति होने लगती है। ठीक है, ऊष्मा निकलने से ठंडी हो जाती है। इसका मात्रक कैलोरी है। कैलोरी इसका व्यावहारिक मात्रक है, बाकी इसका वैज्ञानिक मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। कैलोरी या किलो कैलोरी या जूल, ये तीन पैमाने यहाँ पर दिए हैं। मैंने कल आपको बताया था कैलोरी क्या होता है। तो कैलोरी की सीधी सी परिभाषा है, किसी एक ग्राम जल है जिसका तापमान कितना है, 14.5 डिग्री सेल्सियस, 14.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान को कितना करना है, मुझे करना है 15.5 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम जल के तापमान को कितना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो जितनी ऊर्जा लगती है, ऊर्जा का व्यय होता है, वही ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 कैलोरी ऊर्जा कहलाती है। जब इस जल की मात्रा में कितनी ले लूं, 1 लीटर ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी। कितना हो जाएगा, समझ में आ गया। 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए व्यय ऊर्जा, खर्च ऊर्जा, कितना तुमने गैस जलाया उसमें पानी को गर्म करने में, वही क्या कहलाता है, 1 कैलोरी। अगर जल 1 लीटर है तो 1 किलो कैलोरी। ये ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक है। कैसा मात्रक है, व्यावहारिक मात्रक है। ठीक है, अब हम साथ में कुछ चीजें याद रख लेना हमको, जैसे कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 4.186 जूल। ये आपको याद रख लेना है भैया कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.186 जूल। 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है। ठीक है, और 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, उल्टा करें तो 0.24 कैलोरी। 1 जूल में 2.24 कैलोरी ऊर्जा होती है। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं, फिर से सुनो। 1 कैलोरी में 4.186 जूल और 1 जूल में 0.24 कैलोरी। ठीक है, और 1 किलो कैलोरी, अब कैलोरी को बढ़ा दिया हमने, किलो कैलोरी कर दिया, बस दशमलव हटा दो, क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो हम इसमें काय का भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे देंगे, दशमलव मतलब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4186 जूल। समझ में आ गई मेरी बात। 1 किलो कैलोरी में 4186 जूल और 1 कैलोरी में 4.186 जूल, बस दशमलव हटा दी बीच में से, कुछ नहीं किया, क्योंकि ये कैलोरी है और 1 किलो कैलोरी। ठीक है, और 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी होती हैं। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, BTU में कितनी होती हैं, 252 कैलोरी। ये मैं आपसे पूछूंगा, मैं अच्छे से बता रहा हूं आप लोगों को, उसमें बैठ के याद कर लेना इन्हें, और याद सुन लो, मैं 5-5 6 बार बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें याद हो जाए। होमवर्क तुम लोग करके लाते नहीं हो आरामखोर। होमवर्क दे दिया, अगला पेज है उसका होमवर्क, अगला उसमें बचा ना, और आगे बचा कि नहीं बचा, अब वो अगला पेज कल का होमवर्क लिख लेना अभी उसमें, कि कल होमवर्क है ये। वो कल याद करके नहीं आया तो कल मैं तुम्हें सर में डंडे मारूंगा, क्रोध करवाते हो मतलब में। ठीक है, अब ऊष्मा मापक की इकाइयां देख लेते हैं। ऊष्मा मापन की इकाइयां हमने कहा कि काय में ऊष्मा मापते हैं। देखो इसकी पहले क्या दी है, CGS पद्धति। CGS पद्धति मतलब इसमें क्या है, मानक दाब पर 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि 14.5 14.5 से 15.5 तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। ऊष्मा को कैलोरी में काय में मापते हैं, CGS पद्धति में। BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट में हम काय में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में। काय में नापते हैं, अभी मैंने बताया था कि कैलोरी जो है ऊष्मा की व्यावहारिक इकाई है। कैलोरी का मतलब होता है कि 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में व्यय ऊर्जा को 1 कैलोरी कहते हैं, और यह जल का तापमान 14.5 से 15.5 बढ़ाया जाता है। इस पद्धति को हम कहते हैं CGS पद्धति। CGS पद्धति में हम काय में नापते हैं, कैलोरी में ऊर्जा का मात्रक होता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट में हम नापते हैं फ़ारेनहाइट में। काय में नापते हैं, वर्तमान में डॉक्टर लोग फ़ारेनहाइट का उपयोग करते हैं। शरीर का तापमान हम काय में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में ही नापते हैं। 1 पौंड तापमान, 1 पौंड आप जानते हैं क्या होता है, पौंड होता है द्रव्यमान का मात्रक। FKS पद्धति 4 पाउंड है ना,
सीजीएस पद्धति, एफकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति पढ़ाई थी मैंने। द्रव्यमान में कहीं ग्राम में मापते हैं, द्रव्यमान को कहीं किलोग्राम में नापते हैं, द्रव्यमान को ब्रिटेन में क्या नापते हैं, पाउंड में नापते हैं। जो हमारा गोला होता है वो पाउंड में नापा जाता है। यानी पानी कितना लिया, 1 पाउंड, या कितना लिया था, 1 ग्राम, दोनों ही द्रव्यमान है। ठीक है, पाउंड, 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाता है। ठीक है, और एमकेएस पद्धति में, अब एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी यहाँ कायम नापेंगे किलोग्राम में। 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने में, 1 डिग्री बढ़ाने में नहीं, 14.5 15.5, यहाँ पर क्या था 1 ग्राम, यहाँ पर कितना है 1 किलोग्राम। तो 14.5 15.5 करने में, बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा का व्यय होता है उसे क्या कहते हैं, 1 किलो कैलोरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, 1 किलो कैलोरी कहते हैं। ठीक है, अब तापमान, टेम्परेचर, ताप किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडक का मापक है। जब ऊष्मा की गर्माहट या ठंडक को माप तो उसे क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। बता दिया मैंने आपको, माप है, बस ऊष्मा का मापक कहाँ से किया जाता है, तापमान से किया जाता है। जब तो वस्तुएं संपर्क में आती हैं तो ऊष्मा का प्रवाह सदैव ऊंची ताप वाली वस्तुओं से नीची ताप वाली वस्तुओं की ओर होता है। यानी कि जब आप ऐसी वस्तुओं को नजदीक ला के रख दोगे, जो एक गर्म है और एक ठंडी है, तो गर्म वाली वस्तु से तापमान ठंडी वाली वस्तु की ओर जाना शुरू हो जाएगा। आप सर्दियों में कोई पहले से रजाई में ओढ़ के सो रहा हो, अपनों के पास जाके चिपक के सो जाए, तो वो अपन डंडा मार देता है, कनपट्टी में खींच के मार देता है, क्योंकि उसकी जो गर्माहट होती है वो हमें आने लगती है। या हम सब्जी बन रही हो, उस ऊपर चम्मच रख दें तो चम्मच भी गर्म हो जाती है। जब हम भगवान के ऊपर चम्मच रख दें, चम्मच भी गर्म हो जाती है। मतलब गर्म गर्म वस्तु से ऊष्मा ठंडी वस्तु की ओर जाती। अभी गर्म, ठीक है, तो ये सेल्सियस पैमाने में बर्फ के हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। सेल्सियस में बर्फ कितने पे जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और जल के क्वथनांक को कितना माना जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में बात करें, इसका आविष्कार किसने किया था, ए सेल्सियस ने, नमक वैज्ञानिक ने 1710 में किया था। कौन से पैमाने का, सेल्सियस पैमाने का। हिमांक होता है 0 डिग्री, क्वथनांक होता है 100 डिग्री। सेल्सियस ने इसका आविष्कार किया 1710 में। फ़ारेनहाइट में जल के हिमांक कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट होता है। और क्वथनांक कितना होता है, 212 होता है। इसका आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था कब, 1717 में। कभी प्रश्न बन जाए, सेल्सियस 1710 में, फ़ारेनहाइट 1717 में। ठीक है, और आपको वैज्ञानिकों के नाम अलग से याद करने नहीं है, का कि सेल्सियस नाम से ही सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ने बनाया। ठीक है, र्यूमर पैमाने में जल के हिमांक को 0 डिग्री तथा क्वथनांक को 80 डिग्री से माना जाता है। इसका आविष्कार र्यूमर नामक वैज्ञानिक ने 1730 में किया था। ठीक है, वस्तु के ताप को मापने के लिए ये जो यंत्र प्रयोग में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर या तापमापी। मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर सेल्सियस में नापते हैं तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर सेल्सियस में नापोगे कितना होता है, 37। यदि उसे तुम कायम नापोगे फ़ारेनहाइट में तो 98.4 फ़ारेनहाइट कितना होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है अगर फ़ारेनहाइट में नापोगे तो। और सेल्सियस में नापोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही मेरी बात, ये दो अलग अलग पैमाने, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। -40 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के तापमान कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। अभी हम निकाल के देख लेंगे, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान कैसे हो जाते हैं, समान है। ये याद रख लेना, अच्छे से इंपोर्टेंट पॉइंट है, अभी हम निकाल के बता देंगे आपको। पारे का हिमांक मतलब जल का हिमांक 0 डिग्री। पारा जानते हो ना, मरकरी पारा होता है, थर्मीटर भरा रहता है, वह बहुत उसका -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। क्या, पारा, पानी जम जाता है 0 डिग्री पर, जबकि पारा कितने जमता है, -39 डिग्री सेल्सियस। और इसमें नीचे का ताप मापने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, एल्कोहल का। जैसे मान लीजिए हम तापमान नाप रहे हैं, जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है लगा के अपन देखते हैं कितना बुखार आ रहा है, वह -39 पे जम जाता है। यदि आपको -39 से भी कम का क्या नापना है, तापमान नापना है, बहुत ही कम तापमान है, तो वहाँ आप पारे का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पारा -39 पे जम जाएगा। तो उस जगह आपको क्या बनना पड़ेगा, उस थर्मामीटर में एल्कोहल माने शराब, एल्कोहल बनना पड़ेगा। एल्कोहल -39 से नीचे भी काम करता है। ठीक है, क्या था, एल्कोहल का जो हिमांक होता है वो कितना होता है, -115। -115 तक काम करता है कौन, एल्कोहल। बात सही में आ रही है।
एल्कोहल का प्रयोग या अपन थर्मामीटर में पारे का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वह जो होता है वह दीवारों से चिपकता नहीं है, कांच से चिपकता नहीं है, जितना ऊपर जाएगा पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। ठीक है, इससे हमें पाठ्यांक पढ़ने में नंबर आसानी होती है कि कितने डिग्री पर पहुंच गया है। सही में आ रही है? नहीं नेक बच्चा का एक बूंदा झजप को तो अपन कैसा अनुमान लगाएंगे। तो पारा थर्मामीटर में सिर्फ इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि वह जो है चिपकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए इनमें हमने संबंध बताया था आपको। देखिए क्या करना है आपको, सेल्सियस माइनस हिमांक बिंदु, फ़ारेनहाइट माइनस उसका हिमांक बिंदु, तापमापी का नाम और उसमें से क्या घटा दो, उसका हिमांक बिंदु। ठीक है, क्या घटाना है, हिमांक बिंदु, केल्विन और उसका हिमांक बिंदु, रोमर और उसका हिमांक बिंदु। ठीक है, और दोनों के बीच का जो हमने कहा ये क्या है, उसका बीच का अंतर क्या है, बीच का अंतर। ठीक है, 273 373 दोनों के बीच का क्या है, अंतर, हिमांक और क्वथनांक के बीच का अंतर, हिमांक और क्वथनांक के बीच का अंतर। सही में आ रही बात? ये लिखा है पैमाने का नाम माइनस हिमांक बटे दोनों के बीच का अंतर, हिमांक और क्वथनांक के बीच का अंतर। क्लियर आ रही है? जैसे सेल्सियस है, हिमांक बिंदु कितना है, 0, क्वथनांक कितना है, माइनस हिमांक, पैमाने का नाम माइनस हिमांक, क्वथनांक माइनस हिमांक। अब क्वथनांक माइनस हिमांक ना लिख के हम लिख सकते हैं दोनों के बीच का अंतर। तो देखो मैंने कहा ये कितना आ जाएगा, अब सी में से 0 गया तो 0, मतलब सी का सी है, कोई कुछ गया ही नहीं, तो सी बटे 100। ठीक है, फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे कितने बचे, 180, केल्विन माइनस 273 बटे कितने, 100। क्यों? क्योंकि 373 में से कितने गए, 273, कितना है, 100। रोमर में 80 में से 0 गए तो कितने, 80। क्या है ये हिमांक क्वथनांक के बीच का अंतर। इसमें 100 ही है, इसमें 180 है। अभी मैंने आपको जब ये बताया था, आप देख लीजिए, मैंने आपको ये बताया था 100 180 80, तो मैं ये ले सकता हूं ना कि C बटे 100 है ना, बराबर, अगर मुझे केल्विन का लिखना है तो कितना ले सकता हूं मैं, K माइनस 273 बटे 100। अब यहां 273 क्यों लिखा, क्योंकि C माइनस हिमांक बिंदु, इसका हिमांक कितना था, 0, इसलिए 0 लिखने की जरूरत तो है नहीं है, इसलिए हमने 0 नहीं लिखा। इसमें लिखा 273, बराबर लिख सकता हूं मैं क्या, F माइनस 32 बटे कितने हैं, 180। क्यों लिखा 180 मैंने, क्योंकि ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 180। ऐसे लिख सकता हूं बराबर में मैं R बटे 80, क्या लिख सकता हूं, 80। इस तरीके से एक सूत्र बन के आपके सामने तैयार हो जाता है। अब ये संख्याएं बड़ी हैं, नीचे वाली संख्याएं बड़ी हैं, हम इनमें किसी एक संख्या से भाग दे दें तो ये छोटी हो जाएंगी, हमें आगे कैलकुलेशन करने में, काटा पीटी करने में सहायता हो जाएगी। काय का भाग दे दो, 20 का दे दो, चला जाएगा 20 का भाग। तो मैंने कहा C 20 पंचे 100, तो C बटे 5 बराबर, मैंने कहा K माइनस 273 बटे 5 बराबर, मैंने कहा F माइनस 32 बटे कितना हो जाएगा, 9, कहा कि 20 नंबर 180, और R बटे कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 20 चौको 80। इन सब में मैंने काय का भाग दे दिया, 20 का भाग दे दिया। आई बात समझ में? जैसे अब मुझे किसी भी तापमान को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई हमारे मनुष्य का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे नहीं पता कि फ़ारेनहाइट कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पकड़ो C बटे 5
और फाइनाइट में ज्ञात करना है, तो F माइनस 32/9, ये सूत्र ये ले लिया और ये ले लिया, क्योंकि हमें सेल्सियस को कायम बदलना है फाइनाइट में। या तो आपको फाइनाइट पता होना चाहिए या आपको सेल्सियस पता होना चाहिए। एक रख दो मान, जैसे आपको काय का मान पता है, सेल्सियस का मान पता है, कितना होता है 80, कितना होता है 80, तो आप यहां सीख जाए कितना रख दो, सॉरी 37, कितना 37 डिग्री रख दिया। अब तुम इसको सॉल्व कर लोगे, कैसे कर लोगे, इसका गुणा कर दो इधर, इसका गुणा कर दो इधर, ये हो जाएगा त्रिक गुणा, ये तो कर लोगे ना। 9 को गुणा करोगे जामे तो ये ऐसे लिख लेना कि 37 गुणा 9 बराबर 5F माइनस 32। अब इसका सॉल्यूशन कर लो, कर लोगे। अब नहीं, गुणा भाग नहीं आए ना तो फिर मरो, गुणा ही करो नहीं आए कि 37 में 9 गुणा कितना वो आएगा, तो मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं, ठीक है। जाको 5 में 5F हो जाएगा, जो माइनस को 32 जब अगर ले जाइए उसको प्लस को 32 हो जाएगा। जे पहले जे गुणा कर लो, कितना आ रहा हो जो गुणा करके 333 आ गया, जो जहाँ कितने घटा देंगे, जहाँ में कितने जुड़ जाएंगे, जहाँ में अपने 32 जुड़ जाएंगे, हाँ 5 गुणा हो जाए, हम क्या गुणा हो 5 को, तो हम कितने जुड़ जाएंगे 160 और बराबर 5F, कितना हो जाएगा 5F। अब इन्हें जोड़ लो, कुल कितने आ गए, 333 और 497 बटा कितना है 5, तो इसका इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, ये 9.98.4 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो नहीं आ रहा, गलती नहीं कर रही क्या, आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाग दे रहे ना 493 है, 58.6 आ रहा है, हाँ मतलब 98 डिग्री आता है, 58.4 आता है, 4 ही सही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो तुम्हें अगर एक पैमाने दूसरे पैमाने में, यार सुनो ये गणित का काम है, ये मेरा काम नहीं है, और मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हें इतना गणित भी नहीं आता फिर तुम क्यों पढ़ रहे हो, सीधी सी बात है यार। ये कभी तुमसे बदलने के लिए आ जाएगा, बताइए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, तो बस 2 को उठा लो। ये आपको याद होना चाहिए कि C/5 बराबर K माइनस 273/5 F माइनस 32/9 R/4। ये याद नहीं है किसी को तो दिक्कत है, इसलिए याद क्या करना है आपको, ये याद करना है। क्या याद करना है भैया, ये याद करना है कि C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5 इक्वल टू R/4। C/5 बराबर माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4। इनका संबंध ही आपको ज्ञात करना है, क्योंकि आपको जो भी ज्ञात करने को दिया रहेगा, आपसे कह दिया जाए कि बताइए 50 केल्विन तापमान है, इसको बदलो काय में सेल्सियस में, तो तुम इसको उठा लेना और साथ में इसको उठा लेना। C/5 बराबर K माइनस 273/5, K की जगह धर देना 50, उसी का मान निकल आएगा, पक्षांतरण करके गुणा करके C का मान निकाल लोगे, या C का दिया है तो K का निकाल लोगे। लेकिन इसके लिए ये तो याद होना चाहिए ना आपको कि C में से 5 गए, C/5 बराबर F माइनस 32/9 K माइनस 273/5 और R/4। समझ में आ रही क्या बात, जो याद करना पड़ेगा ना, और जो याद भी नहीं करने यार, जो समझे वाली चीजें तुम्हें पता हो, ये मेहनत को जिंदगी में याद नहीं करे, मैं तब भी कर लेता हूँ। कैसे कर लेता हूँ कि मुझे पता है का, मैं दोनों के बीच का अंतर मुझे याद है, मैंने हिमांक क्वथनांक के लिए याद कर लिए थे, हिमांक क्वथनांक कितने, हिमांक क्वथनांक तो वैसे भी आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो भैया सेल्सियस में 0 और 100 बीच का अंतर 100, ठीक है। फ़ारेनहाइट में 32 और 212 बीच का अंतर कितना हो जाता है 9, 180 के 9 हो जाएगा। और केल्विन 273 373 बीच का अंतर 100 का 20 में भाग दो 5, और R 0 80 में 20 का 2 तो 4,
खत्म कहानी। ये ऐसे याद भी कर सकते हो, कैसे भी तुम याद कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम तापमापी के प्रकारों की, काय की तापमापी के प्रकार। देखो आपने थर्मामीटर देखा है, थर्मामीटर देखा है, उससे हम क्या करते हैं, मनुष्य के शरीर का तापमान नापते हैं। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा ठंडी वस्तुएं हैं या बहुत ज्यादा गर्म वस्तुएं हैं, और थर्मामीटर कांच में पारा भरा रहता है, उसको अगर तुमने कहीं साहब आग का तापमान नापना है तो आग में लगा दोगे थर्मामीटर में तो फूट जाएगा, कांच को है वो, बात समझ रहे हो। तो थर्मामीटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पहले इसकी मैं बात कर रहे हैं परम शून्य ताप क्या होता है, क्या परम शून्य ताप, तो जिस ऐसा तापमान जिससे कम तापमान हो ही नहीं सकता, जिस पर वस्तुओं किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच की गति एकदम शून्य हो जाती है। ऊष्मा काय से पैदा होती है, किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच में होने वाली गति, गति जितनी होगी उतनी ही तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। पर अगर गति शून्य ही हो जाए, गति बिल्कुल ही ना हो, तो वहां पर तापमान उससे ज्यादा तापमान, कम तापमान हो नहीं सकता। वो सबसे कम तापमान है, तो वो कितना होता है, -273, देखो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, या तो 0 K, 0 K कितना, 0 K। यदि उसे केल्विन में नापो कितना आएगा, सेल्सियस में नापो कितना आएगा, 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन वह तापमान है जिस पर किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच गति शून्य हो जाती है। इससे कम तापमान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोचो केल्विन में हिमांक होता है कितना, 273, 273 होता है। 273 नहीं बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं 0 केल्विन की, यानी 273 से 0 केल्विन, बहुत नीचे की बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे बर्फ जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और हम बात कर रहे हैं -273 डिग्री सेल्सियस, माइनस में है, काय में, माइनस में। तो ये वह तापमान है जिस पर किसी वस्तु के अणुओं के बीच की गति बिल्कुल कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। जब कोई भी गति नहीं होगी तो ऊष्मा पैदा ही नहीं होगी, ऊष्मा पैदा नहीं होगी तो वह तापमान उससे कम हो ही नहीं सकता। देखिए तो -273.15 डिग्री सेल्सियस वास्तव में, वैसे अपन 273 याद कर लेते हैं, लेकिन ये एकदम पूरा पूरा पूछा जाए तो कितना है, माइनस यथार्थ में -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पदार्थ के अणुओं की गति लगभग शून्य हो जाती है। इस तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं, कि ताप मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। देखो इससे कम तापमान नहीं हो सकता, ताप मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। अब तापमापी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला दिया है तरल तापमापी, क्या दिया है, तरल तापमापी। तरल तापमापी मतलब क्या, जिसमें तापमान मापने के लिए हम कोई तरल पदार्थ भरें, जैसे कि पारा क्या है, तरल पदार्थ, एल्कोहल क्या है, तरल पदार्थ। तापमापी में यदि किसी लिक्विड का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे कहेंगे तरल तापमापी, क्या कहेंगे। यदि काय का प्रयोग कर रहे हैं, गैस का प्रयोग कर रहे हैं तो कहेंगे गैस तापमापी। थर्मामीटर में क्या भर रहे हैं, गैस भर रहे हैं। तरल तापमापी इस सामान्य ताप, इसमें क्या भरते हैं, पारा का प्रयोग किया जाता है। पारे का हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस, अभी बताया था मैंने। अगर -39 से भी नीचे का तापमान नापना है तो फिर आपको प्रयोग करना पड़ेगा अल्कोहल तापमापी। क्या प्रयोग करना पड़ेगा, अल्कोहल तापमापी। अल्कोहल तापमापी कितना चला जाता है, -115, -115 तक का तापमान नाप लेता है। और इसका क्वथनांक कितना होता है, पारे का 373 डिग्री सेल्सियस, यानी पारा ठोस बन जाता है कितने पर, -39 डिग्री सेल्सियस। और पारा गैस कब बनता है, 357 डिग्री सेल्सियस पर। इससे ऊपर का तापमान मापना है तो भी पारा तापमापी काम नहीं करेगी, इससे नीचे का तापमान मापना है तो भी पारे की, मरकरी की तापमापी काम नहीं करेगी, क्योंकि इसका प्रयोग कौन करते हैं, डॉक्टर करते हैं, ठीक है, तापमान मापने के लिए करते हैं। गैस तापमापी, जिसमें सीधी सी बात क्या भरा जाए, गैस भरा जाए। इस तापमापी का परास 68 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जमती कितने पे, 268 डिग्री सेल्सियस और 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान होता है। गैस के रूप में सामान्यतः हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। वैसे बहुत सी गैसों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन। उच्च तापमान मापने के लिए 15,000 डिग्री सेल्सियस तक नाइट्रोजन गैस का भी उपयोग किया जाता है। अगर 15,000 से भी 1500 से भी ज्यादा तापमान नापना है तो क्या प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन का। वैसे क्या का प्रयोग करते हैं,
हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन देखो ये 268 डिग्री सेल्सियस से नीचे का नापेगी नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात? सिंपल सी बात है, 268 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान नापती है ये, यानी छोटे मोटे तापमान 150 100 150 डिग्री सेल्सियस तो ये बताएगी ही नहीं। ये शुरू का जाओ कांट और उठते कितने से, 268 से शुरू होता है। उतने कछुआ आदमी जो दो तीन क्वार्टर पीने के बाद नशा होता है, तो 2-3 क्वार्टर तो नहीं जाए, समझ गए? बाकी ऊपर ही जाओ काम करेगी जा। हाइड्रोजन तापमापी, ताप युग्म तापमापी, नाम से हमारा ताप युग्म। युग्म मतलब क्या होता है? दो। युग्म का मतलब जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़ा। इसका उपयोग हम 200 से -200 से 1600 डिग्री ताप मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी, उत्ताप मापी क्या? देखो सूरज का तापमान नापना है। अब सूरज के बगल में तुम पहुंच नहीं पाओगे, तो दूर से ही सूरज के तापमान को ज्ञात करने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं? पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी। ये किरणों के माध्यम से क्या नाप लेती है? ताप नाप लेती। इसका इस तापमापी में 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप मापे जाते हैं, यानी जाको कांटो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उठता है। काय का? पूर्ण उत्ताप मापी, समझ गए? 800 डिग्री सेल्सियस नीचे ये ताप मापती नहीं है, यानी कि सूरज के तापमान बहुत ज्यादा तापमान है, वो कैसे नापे जाते हैं? पूर्ण उत्ताप मापी। विकिरण रेडिएशन है इसमें, विकिरण मतलब किरणों के माध्यम से ये तापमान को माप लेती है। प्लेटिनियम प्रतिरोधी तापमापी एक और होती है, इसमें प्लेटिनियम का उपयोग किया जाता है। ये 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमाप को माप सकती है। और संपूर्ण विकिरण तापमापी इसका उपयोग 800 डिग्री से अनंत तक होता है। ये वही बात है, एक ही बात है, 800 डिग्री से ऊपर संपूर्ण तापमापी, जिसका प्रयोग हम काय के लिए करते हैं? सूरज जैसे दूर कोई ग्रह का तापमान नापना है किरणों से, किसी तारे का तापमान नापना है, सूरज का तापमान नापना है, तुम काय का प्रयोग करते हैं? उत्ताप मापी। क्या का प्रयोग करते हैं? विकिरण रेडिएशन उत्ताप मापी का प्रयोग करते हैं। ये किरणों के माध्यम से ही तापमान को माप सकती है, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापती है। समझ में आ रही बात? तो आप समझ गए, गैस तापमापी, तरल तापमापी। तरल तापमापी में हम पारे का और अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। पारे का हिमांक -39 और पारे का क्वथनांक कितना हो? 357। अगर -39 से कम का तापमान नापना है तो तरल तापमापी में हम अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। अल्कोहल का हिमांक -115 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। गैस तापमापी में हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसों का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः ये 268 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान नापती हैं। ठीक है। और हमने दूसरा अगला देखा ताप युग्म तापमापी, या -200 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान नाप सकती हैं। ये ताप युग्म तापमापी होती हैं। और उत्ताप मापी क्या होती है? जिससे हम सूरज या तारों के ग्रह का, तारों का किरणों के माध्यम से बहुत दूर से ही तापमान नापते हैं, जो 800 डिग्री से ऊपर के तापमान होते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसी वस्तु का तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या होता है? परम ताप होता है। ये क्या होता है? और परम ताप अगर सेल्सियस में कहोगे, ए मोड़ी सुन ले पीछे थे,